हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है फिक्स द हाउस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसके बारे में। एक्चुअली मेरे मुंह पे आज हल्का सा कटा हुआ है, तो हो सकता है कुछ प्रोनाउंसिएशन मेरे उतने अच्छे ना हो जितने जो जैसा होना चाहिए। ठीक है। द मोर विग्ड द प्रॉब्लम, कह रहा है कि जितनी ज़्यादा जटिल समस्या होगी, विग्ड मतलब जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स समस्या है कोई, द मोर द पीपल यर्न फॉर अ सिंपल सॉल्यूशन, कह रहा है उतना ही लोग जो हैं वो एक सिंपल सॉल्यूशन चाहते हैं। यर्न मतलब होता है डिज़ायर, क्या चाहते हैं, है ना। तो कह रहा है कि जो जितनी ज़्यादा जटिल समस्या होगी लोग उतना ही सिंपल सॉल्यूशन चाहते हैं। दिस टेंडेंसी, ये जो टेंडेंसी है, हैज़ कॉम्प्लिकेटेड द पब्लिक डिबेट ऑन हाउ एंड हाउ मच सोशल मीडिया हार्म टीनेजर्स। कह रहा है कि ये जो टेंडेंसी है उसमें जो पब्लिक डिबेट कर रही है, चर्चा कर रही है, उस डिबेट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, जटिल बना देती है। और वो डिबेट किसके ऊपर है कि कैसे और कितना सोशल मीडिया जो है वो युवाओं को नुकसान पहुंचा रही है। While the idea that these platforms were stoking a mental health crisis prevailed in several countries for long। कह रहा है कि जबकि ये जो आइडिया है, ये जो विचार है कि ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो हमारे दिमाग में एक तरीके से मेंटल हेल्थ की समस्या ला रहे हैं। स्टोकिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को भड़काना या उसको बढ़ावा देना। तो एक तरीके से मेंटल हेल्थ समस्याओं को ये प्लेटफॉर्म बढ़ावा दे रहे हैं। और ये जो आइडिया है ये काफ़ी समय से कई कंट्रीज़ में बना हुआ है। रिसर्चर्स हैव नाउ एडॉप्टेड अ मोर कॉशियस स्टांस, कह रहा है कि अब जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने थोड़ी सा कॉशियस स्टांस ले लिया है, मतलब थोड़ा सा केयरफुल है। वो ये तुरंत नहीं कह रहे हैं कि हाँ हाँ सही बात है कि सोशल मीडिया की वजह से लोगों के ऊपर मानसिक प्रभाव पड़ रहा है। मतलब अभी वो थोड़ा सा कॉशन ले रहे हैं, वो डायरेक्टली ये चीज़ नहीं बोल रहे हैं। सोशल मीडिया यूज एंड मेंटल हेल्थ आर क्लियरली एसोसिएटेड, कह रहा है कि सोशल मीडिया यूज और जो मेंटल हेल्थ है वो क्लियरली एसोसिएटेड है, मतलब क्लियरली रिलेटेड है। मोर सो अमंग यंग गर्ल्स, कह रहा है कि ज़्यादातर ये जो अमंग जो गर्ल्स हैं उनमें दिखता है। बट हाउ मच ऑफ दैट इज एक्चुअली कॉजल, कह रहा है कि लेकिन कितना ये ज़्यादा एक तरीके से इन जो मानसिक समस्याएं हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, इसको कॉज कर रहा है। कॉजल का मतलब होता है कि जहाँ पे कॉज होता है और इफेक्ट होता है, मतलब ये सोशल मीडिया क्या है, एक तरीके से कॉज है, उसका प्रभाव इफेक्ट क्या है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। एंड इन वॉट सर्कमस्टांसेस इज स्टिल बीइंग डिबेटेड, तो कह रहा है कि कितना ये एक्चुअली प्रभाव डाल रहा है सोशल मीडिया मेंटल हेल्थ के ऊपर और किन परिस्थितियों में, किन सर्कमस्टांसेस में डाल रहा है, ये अभी भी इसके ऊपर विचार हो रहा है, डिबेट हो रही है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक फेवरेबली ऑफ ऑस्ट्रेलियाज डिसीजन, कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का जो डिसीजन था 2024 का, उसकी एक तरीके से सराहना की है। टू बैन सोशल मीडिया एसेस फॉर दोज एज 16 एंड बिलो, और वो ऑस्ट्रेलिया का डिसीजन क्या था कि सोशल मीडिया की जो एसेस है, पहुंच है, वो 16 साल के बच्चों को और उनके नीचे को एक तरीके से बैन कर देना। तो प्रधानमंत्री ने इसकी एक तरीके से सराहना की है, उन्होंने फेवर में बात करी है इसके। हिज वर्ड्स ऑगर, ऑगर का क्या मतलब होता है, एक तरीके से सिग्नल देना, ठीक है, भविष्यवाणी करना। हिज वर्ड्स ऑगर अ सिमिलर बैन इन इंडिया, एक तरीके से वो सिग्नल दे रहे हैं कि भारत में भी इस तरीके का बैन लग सकता है। वन दैट आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक हैव पब्लिकली मल्ड एज वेल, कह रहा है कि ऐसा बैन जो कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक काफ़ी दिनों से एक मतलब तरीके से विचार कर रहे थे, सोच रहे थे कि इसको लगा दिया जाए। मल्ड मतलब होता है विचार करना ना, बहुत ज़्यादा केयरफुली सोचना उसके बारे में। हाउएवर, हालांकि ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट, डिजिटल हेल्थ रिसर्चर, जो ऑस्ट्रेलिया के साइकोलॉजिस्ट हैं और डिजिटल हेल्थ रिसर्चर हैं, चाइल्ड राइट स्कॉलर्स हैं, ये तो समझ में आता ही होगा ना क्या होता होगा, मतलब इसकी साइकोलॉजिस्ट की हिंदी क्या मुझे नहीं पता। साइकोलॉजिस्ट हो गए, डिजिटल हेल्थ रिसर्चर हो गए, चाइल्ड राइट स्कॉलर्स हो गए एंड ऑनलाइन सेफ्टी एक्सपर्ट्स हो गए, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आलोचना करी थी उस बैन की, हैव क्रिटिसाइज द बैन बिकॉज, क्योंकि वाइल देयर इज अ क्रेडिबल बॉडी ऑफ एविडेंस, ये एविडेंस तो है, ये बहुत सारे सबूत हैं
लिंकिंग सोशल मीडिया यूज एंड हार्म अमंग चिल्ड्रन, कि सोशल मीडिया के यूज़ में और बच्चों के जो नुकसान हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं लिंक है। इसके एविडेंस तो है कि जो लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं उनको नुकसान हो रहा है। एविडेंस ऑफ अ लिंक बिटवीन एन एज बेस्ड एसेस बैन एंड बेटर मेंटल हेल्थ हैज बीन लैकिंग, मगर इस चीज के एविडेंस नहीं है कि अगर इन सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाए तो उसके जो मेंटल हेल्थ जो होगी लोगों की अच्छी हो जाएगी, इसके लिंक नहीं है। मगर सोचने वाली बात है, इसके लिंक होंगे भी कहाँ से? कभी जो बैन ही नहीं हुआ तो लिंक कहाँ से होंगे? इन द एब्सेंस ऑफ अ रियल वर्ल्ड प्रेसिडेंट, कह रहा है कि हमारे पास, वही बात दो राइटर ने बोली कि रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल कोई है ही नहीं इसको लेकर। ऑस्ट्रेलिया हैज इफेक्टिवली बीन कंडक्टिंग अ नेचुरल एक्सपेरिमेंट, इसी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया है वो एक प्रभावी तरीके से एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो है कंडक्ट कर रहा है जो कि नेचुरल है, जो कि लैबोरेटरी में नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो बैन लगा दिया है एक तरीके का वो नेचुरल एक्सपेरिमेंट कर रहा है अपने यहाँ, जिससे हमें एक नेचुरल रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि आखिर अगर हम सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगा देते हैं तो उसका जो मेंटल हेल्थ के ऊपर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये सामने आएगा। एंड रिसर्च हैज़ एस्टिमेटेड, और इस रिसर्च ने ये एक तरीके से अनुमान लगाया है दैट अराउंड 85% ऑफ 12 to 16 ईयर्स ओल्ड स्टिल यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कि 12 से 16 साल के जो बच्चे हैं उसमें से 85% आज भी वहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। वाइल सम साइकोलॉजिस्ट एंड एडवोकेसी ग्रुप्स, एडवोकेसी ग्रुप्स का मतलब होता है जो सपोर्टिंग ग्रुप्स होते हैं ना, जो सपोर्ट कर रहे हैं आपके आइडिया को, कह रहा है कि जो साइकोलॉजिस्ट हो गए, जबकि जो सब कुछ जो साइकोलॉजिस्ट हैं और एडवोकेसी ग्रुप हैं, हैव आर्ग्यूड, उनका ये तर्क है दैट वेटिंग फॉर परफेक्ट एविडेंस टू एक्ट वुड रिक्रिएट द मिस्टेक गवर्नमेंट्स मेड विद टोबैको, कि अगर हम परफेक्ट एविडेंस का वेट करते रहेंगे तो दोबारा से उस मिस्टेक को करेंगे जो कि हमने टोबैको के साथ की थी। मतलब गवर्नमेंट ने जो टोबैको होता है उसके साथ जो गलती की थी वो हम दोबारा दोहराएंगे। मैनी एक्सपर्ट्स बिलीव, बहुत से एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है दैट द स्टेट शुड ड्रॉप द बैन, कि स्टेट मतलब गवर्नमेंट को ये बैन जो है ये जो आइडिया है बैन का उसको ड्रॉप कर देना चाहिए। एंड इंस्टेड उसके बजाय अडॉप्ट अ स्ट्रॉन्गर ड्यूटी ऑफ केयर, मतलब किस तरीके से हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की केयर करने की उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दें, उसको और ज़्यादा बढ़ा दें। कैसे? इंक्लूड करें हम डिजिटल लिटरेसी इन स्कूल एजुकेशन, मतलब अपने बच्चों को जो स्कूल जाते हैं उनको ये जो डिजिटल है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, ये पूरा ऑनलाइन वाला जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में उनको सिखाएं। एंड रिस्ट्रिक्ट एडिक्टिव यूज़र इंटरफेसेस एक्सपीरियंसेस, और अपने यहाँ जितने भी ऐप लॉन्च होते हैं उसमें जो एडिक्टिव इंटरफेसेस होता है, मतलब जो आदत लगवाते हैं, मान लो कोई गेम खेलते हो आप, तो एक आदत क्या हो जाती है कि इस स्टेज को पार करना है, फिर इस स्टेज को पार करना है, आप चाहते हो कि हम वहाँ से हट जाएं, फिर भी एक स्टेज और पार कर लेते हैं ना। तो ये क्या जो एडिक्टिव बिहेवियर होते हैं ऐप्स के, गेम्स के, तो इसमें हमें रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए। मैंडेट अ क्रॉनिकल फीड फॉर माइनर्स, अगर आप अभी अपने यूट्यूब में शॉर्ट्स खोलते हो तो कोई ना कोई आपको ऐसी क्या कहते हैं शॉर्ट्स आती हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप वहाँ से हट भी नहीं पाते हो। तो यही कह रहा है कि क्रोनोलॉजिकल फीड फॉर माइनर्स होना चाहिए, मतलब मान लो कि जैसे मैंने अभी अपलोड की कोई वीडियो तो वो आपको तुरंत दिख जाए, उसके बाद किसी और ने अपलोड की तो वो फिर आपको दिखे, मतलब एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में, एक ऑर्डर में आपको चीज़ें दिखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है कि कौन सी वीडियो सबसे अच्छी है वो आप देख रहे हो। इन्फोर्स स्ट्रॉन्गर कंटेंट मॉडरेशन, मॉडरेशन मतलब फिल्ट्रेशन, कि ज़्यादा मजबूत हमें कानून लाने चाहिए, ये डिजिटल कानून लाने चाहिए जिससे हम जो कंटेंट है उसको मॉडरेशन उसका कर सकें, मतलब फिल्ट्रेशन करें कि कौन सा कंटेंट हमें अपने युवाओं को दिखाना है, कौन सा नहीं दिखाना है। इम्प्रूव प्राइवेसी प्रोटेक्शन, साथ ही साथ प्राइवेसी प्रोटेक्शन को बढ़ाना चाहिए। एंड इंट्रोड्यूस इफेक्टिव पेरेंटल कंट्रोल, और माता पिता का जो कंट्रोल है ऐप्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, बच्चों के जो यूज़ करते हैं अकाउंट, उसको और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए और उसको ज़्यादा इफेक्टिव कर देना चाहिए। मोस्ट स्टडीज ऑफ एडोलेसेंट हार्म ड्यू टू सोशल मीडिया हैव ऑल्सो बीन ऑब्जर्वेशनल,
कह रहा है कि ज़्यादातर जो स्टडीज़ हुई हैं कि युवाओं के ऊपर, एडोलेसेंट मतलब ये 16 से लेके 18 साल के बीच में या 13 से लेके 16 साल की एज जो होती है उसको बोलते हैं एडोलेसेंट, कह रहा है कि उनके ऊपर जो खराब प्रभाव पड़ रहा है सोशल मीडिया की वजह से, वो सिर्फ ऑब्जर्वेशनल है। मतलब ऐसा देख लिया, हाँ हाँ भाई ये ज़्यादा यूज़ कर रहा तो इसको समस्या हो रही है, इसकी कंसंट्रेशन में उतना अच्छा नहीं है, इसकी मेमोरी उतनी अच्छी नहीं है, तो ये सिर्फ ऑब्जर्वेशनल फैक्ट्स हैं, मतलब सिर्फ देखा और बता दिया। एंड दस इसीलिए ससेप्टिबल टू रिवर्स कॉजेशन के लिए मतलब ससेप्टिबल है, मतलब एक तरीके से ऐसा तो नहीं है कि जिनको हम बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है उसकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ गई है उसकी वजह से, ऐसा तो नहीं, ये कहीं वो जो बच्चा था उसके पहले से ही मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम रही हो और वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहा हो, है ना। ये कह रहा है कि जिनको हम बोल रहे हैं इनके साथ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ गई है, कहीं ऐसा तो नहीं उनको पहले से है जो हम जान नहीं पा रहे थे, बस सोशल मीडिया की वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ गया है। डिप्रेस्ड टीनेजर्स में स्पेंड मोर टाइम ऑनलाइन, वही कह रहा है ब्रैकेट में कि जो डिप्रेस्ड टीनेजर्स होते हैं वो शायद ज़्यादा टाइम बिताते हैं ऑनलाइन। एंड स्मॉलर एवरेज इफेक्ट्स, मतलब ज़्यादातर लोगों के ऊपर जो प्रभाव है वो काफ़ी कम है। एक्सपर्ट्स हैव ऑल्सो नोटेड दैट आवर्स पर डे इज लेस एक्सप्लेनेटरी देन पैसिव वर्सेस एक्टिव एंगेजमेंट। एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि कितना आप मतलब आवर्स पर डे यूज़ कर रहे हैं उतना ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी नहीं है, मतलब उतना ज़्यादा रीज़न जो है वो अच्छे से नहीं बता पा रहा है, जहाँ पर पैसिव वर्सेस एक्टिव इंगेजमेंट बता पा रहे हैं। मतलब पैसिव वर्सेस का क्या होता है कि मान लो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, स्क्रॉल करते जा रहे हो, हर वीडियो को हल्का से देख रहे हो, आउट हो जा रहे हो, ना लाइक कर रहे हो, ना कमेंट कर रहे हो, ना अपने दोस्तों से बात कर रहे हो सोशल मीडिया में। वहीं पे एक्टिव इंगेजमेंट का मतलब ये होता है आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो, वहाँ पर अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, है ना, एक आपकी कम्युनिटी बनी हुई है। तो कह रहा है कि कितना ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हैं उसका प्रभाव तो उतना नहीं है कि मतलब आप 14 घंटा यूज़ कर रहे हो, 15 घंटा, 12 घंटा, मगर क्या आप पैसिव तरीके से यूज़ कर रहे हो या एक्टिव तरीके से यूज़ कर रहे हो, इसका प्रभाव ज़्यादा जरूरी है। पार्टिसिपेशन इन सपोर्टिव वर्सेस हॉस्टाइल कम्युनिटीज़, किस तरीके के ग्रुप में कम्युनिटीज़ में आप हो, क्या सपोर्टिव लोग हैं आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में, या फिर आप कहीं भी जो कम्युनिटी ज्वाइन कर रखी है आपने सोशल मीडिया की, क्या वहाँ पे सपोर्टिव लोग हैं, या एक तरीके से हॉस्टाइल कम्युनिटी है, दुश्मनी भरी है, गुस्सा भरा हुआ है, चिढ़न है लोगों के अंदर, इस तरीके की कम्युनिटी है, तो वहाँ पे दिक्कत ज़्यादा होगी। एंड सो ऑन, और ऐसे भी और भी एग्जाम्पल हैं। इंडीड, वास्तव में, वाइल सोशल मीडिया यूज कैन डिसरप्ट स्लीप, कि अगर हम सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो वो हमारी नींद को डिसरप्ट करता है, एक तरीके से बाधा लाता है उसमें। एंड इंक्रीज एक्सपोजर टू साइबर बुलिंग, और जो डिजिटल साइबर बुलिंग होती है, लोगों को परेशान किया जाता है, उसमें भी एक्सपोजर होता है बच्चों का। एडिक्टिव रिकमेंडेशन पैटर्न्स एंड कंटेंट अबाउट, और कई बार ऐसे पैटर्न्स मतलब एक ऐसे रिकमेंडेशन आते रहते हैं जो काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं, आपको एक तरीके से नशा सा हो जाता है उन वीडियो को देखने के लिए। और कुछ ऐसे कंटेंट भी आते हैं जो कि सेल्फ हार्म वाले होते हैं, मतलब कुछ आपने एक बार देखा होगा, एक गेम था ब्लू व्हेल करके जिसमें सेल्फ हार्म वाला कंटेंट था ना, कुछ बहुत से बच्चों ने अपनी जान ले ली थी। तो एक तो उसके भी एक्सपोजर आता है कि हाँ आप सेल्फ हार्म वाला जो इतना कंटेंट होता है बच्चे देख सकते हैं उसको। और ये ईटिंग डिसऑर्डर वाला भी होता है। इट कैन ऑल्सो हेल्प मेंटेन फ्रेंडशिप, लेकिन ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये हमारी फ्रेंडशिप को बनाए रखने के लिए मदद भी कर सकते हैं भाई। कुछ डिसएडवांटेज होते हैं किसी चीज़ के तो कुछ एडवांटेज भी होते हैं। एंड एक्सप्लोर्स वन आइडेंटिटी, और अपनी आइडेंटिटी को पहचानने में मदद कर सकते हैं। ऑफर पीयर सपोर्ट मतलब सेम के ग्रुप के लोग जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो भी हो सकता है क्योंकि आप ऐसी अच्छी कम्युनिटी से हो सकता है जुड़े हों। एंड इंक्रीज एक्सेस टू LGBTQIA+ कम्युनिटीज़, और जो LGBT कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है भाई। अब देखो LGBT के जो लोग होंगे, हमारे यहाँ देश में इस तरीके का एटमॉस्फेयर है कि वो शायद हम जैसे नॉर्मल लोगों को वो अपनी चीज़ें ना बता पाते हो, मगर उनका कुछ कम्युनिटीज़ होती होंगी, उनके कुछ ग्रुप होते होंगे, वो अपनी समस्याओं को बता सकते होंगे, वो क्या डेली बेसिस में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो भी बता सकते होंगे ना, तो उनके लिए भी ये सपोर्टिव है। एंड मेंटल हेल्थ इंफॉर्मेशन, द ओवरऑल पिक्चर इज मिक्स, मतलब ये जो सोशल मीडिया ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ख़राब है और ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब इसको हमको थोड़ा सा तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए कह रहा है जो ओवरऑल पिक्चर है वो मिक्सड है। एंड द सॉल्यूशंस आर नॉट सिंपल, और अगर ये लोग सोच रहे हैं कि इसके सॉल्यूशंस ये हैं कि इसको बैन कर दें, तो इतना ज़्यादा सिंपल भी नहीं है।
हाउएवर, हालांकि द फर्स्ट स्टेप कुड बी, हमारा पहला स्टेप क्या हो सकता है, रादर देन रेगुलेट हु मे इंटर, हमें बजाय इसके कि कौन उस सोशल मीडिया को यूज़ कर सकता है, कौन इंटर कर सकता है, गवर्नमेंट शुड चेंज हाउ प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट, गवर्नमेंट को ये चेंज करना होगा कि किस तरीके से ये प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट करते हैं, मतलब ये जो एल्गोरिथम का यूज़ करके चीज़ों को एडिक्टिव बनाते हैं, उसके इंटरफेस को एडिक्टिव बनाते हैं, उसमें कंट्रोल लाना होगा ताकि जो बच्चे हमारे हैं वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव ना हो जाएं इन सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए, ठीक है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ द पैसेज इज टू, प्राइमरी पर्पज क्या है पैसेज का, आउटलाइन द लाइनियर माइलस्टोन्स इन द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल डिजिटल प्राइवेसी लॉ, मतलब जो पुराने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट लॉज थे, सॉरी ग्लोबल डिजिटल प्राइवेसी लॉज थे, उनकी उपलब्धियों को दर्शाना नहीं। चैलेंज द प्रैक्टिकल एफिकेसी ऑफ एन एब्सोल्यूट पॉलिसी मेजर यूजिंग एम्पेरिकल कॉम्प्लेक्सिटीज, ऐसे पॉलिसी, ऐसी कठोर नीतियाँ जिनमें एक्सपेरिमेंट के बेस्ड में डेटा को लाया जाता है, वो कितनी ज़्यादा उनके अंदर, उनके मतलब कितनी ज़्यादा प्रभावी हैं, वो इफेक्टिव है, इसको चैलेंज करना। बात भी सही है कि बहुत ज़्यादा कठोर नीति लेके आएंगे, राइटर का ऐसा मानना था, अगर हम बैन वैन कर देंगे तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो बी जो है यही प्राइमरी पर्पज़ है, इस तरीके की कठोर नीतियों को अपोज करना, चैलेंज करना। Validate an outmoded scientific paradigm regarding the psychological impacts of screen time, कह रहा है कि जो पुराने साइंटिफिक विचार थे उसको सही साबित करना कि जो स्क्रीन टाइम है वो हमारी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट डालती है, नहीं। ट्रेस द क्रोनोलॉजिकल प्रोग्रेशन ऑफ एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ फ्रेमवर्क्स अक्रॉस नेशन, मतलब दुनिया भर में ये जो एडोलेसेंट के लिए मेंटल हेल्थ सिस्टम है उसके प्रोग्रेशन को चेक करना, नहीं। तो बी हमारा आंसर है। It can be inferred from this passage that the author views the relationship between social media use and adolescent mental health as, मतलब ऑथर किस तरीके से सोशल मीडिया यूज़ को और जो बच्चों की जो मेंटल हेल्थ स्थिति है उसको कैसे देखता है। डेफिनेटिव एंड यूनिवर्सली डेट्रीमेंटल, उसका मानना है कि पूरी तरीके से और हर तरीके से वो नुकसानदेह है, नहीं। कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, हाईली मल्टीफैक्टोरियल है, मतलब ये जो लिंक है, रिलेशनशिप है, काफ़ी ज़्यादा जटिल है और काफ़ी ज़्यादा इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, हाँ ठीक है। स्पेकुलेटिव है एंड साइंटिफिकली अनप्रूवन है, मतलब सिर्फ एक तरीके से कल्पना की जा रही है इसकी, और साइंटिफिकली अनप्रूवन है, इसकी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है। ये बात तो ठीक है, साइंटिफिकली अनप्रूवन है, मगर ये बताया गया भाई स्पेकुलेटिव नहीं है। सोशल मीडिया यूज़ के और जो बच्चों की मेंटल हेल्थ में कहीं ना कहीं लिंक है, ये लाइन हम लोगों ने पढ़ी थी। स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ईजिली रिजोल्वेबल, मतलब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आसान सी दिक्कत है और आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं। तो बी हमारा आंसर है। राइटर क्या सोचता है, बोथ द स्टेट एंड द पब्लिक आर सेंसिबल, मतलब स्टेट और पब्लिक दोनों ही सही हैं, कि एक कानून को इन्फोर्स कराती है और दूसरा जो है इसको तोड़ देता है, नहीं। द पब्लिक इज सेंसिबल एंड स्टेट इन इनसेंसिबल व्हेन डिसाइडिंग हाउ टू एड्रेस टीनेज ऑनलाइन सेफ्टी, ये पब्लिक सेंसिबल और स्टेट इनसेंसिबल वाली बात ही नहीं आ रही थी। बोथ द एडवोकेट्स एंड द एक्सपर्ट्स मेक सेंस व्हेन वन डिमांड्स एक्शन एंड अदर ऑफर सिस्टमैटिक सोल्यूशन। हाँ, कह रहा है कि जो दो लोग हैं, जो दो एक तरीके से जो चाहते हैं कि कार्रवाई हो, वो भी सही है, और जो एक्सपर्ट ये चाहते हैं कि एक सिस्टमिक सॉल्यूशन निकाला जाए, मतलब एक सही तरीके से एक सॉल्यूशन निकाला जाए, तो ये दोनों ही सही है। हाँ, एक तो कार्रवाई होना भी जरूरी है और एक ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जो सिस्टमिक हो, मतलब व्यवस्थित तरीके से काम करे। मल का मतलब क्या है, रिजेक्ट करना, नहीं। एक्सलरेट करना, नहीं। वेरीफाई करना, नहीं। वे मतलब है काफ़ी ज़्यादा उस गंभीरता, मतलब गंभीरता से सोचना, तो ठीक है, डी आंसर आ रहा है, ठीक है। इसमें ये बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है। द क्रिटिसिज्म ऑफ एज बेस्ड एसेस बैन्स बाय ऑस्ट्रेलियन चाइल्ड राइट्स, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। ये उसके ऑब्जेक्ट हैं, ये इसके ऑब्जेक्ट हैं। स्कॉलर्स हाईलाइट, जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और ये जो वर्ब है ये क्या है, हाईलाइट लगाइए, प्लूरल लगी, गलत हो गया। द क्रिटिसिज्म, मुझे लगता है यहाँ पर भी हाईलाइट है, यहाँ तो ठीक है। ऑफ सही है। एज बेस्ड मतलब ये एडजेक्टिव हो गया। एसेस बैन, ये पूरा क्या होगा इसका एक तरीके से
ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, ये बाई हो गया, फिर प्रीपोजिशन आ गई। ऑस्ट्रेलियन राइट्स, चाइल्ड राइट्स स्कॉलर्स, ये भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। फिर यहाँ पर ये आ गया, इसकी वर्ब आ गई। हाईलाइट कंसर्न्स, ये वर्ब की ऑब्जेक्ट आ गई। किस चीज़ की चिंता है? रिगार्डिंग पैसिव इंगेजमेंट एंड स्ट्रक्चरल बाईपासेस एंड लैक ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस। सही लग रहा है ये तो, कहीं दिक्कत नहीं है। द क्रिटिसिज्म ऑफ एज बेस्ड एसेस बैन्स बाई ऑस्ट्रेलियन चाइल्ड राइट्स स्कॉलर हाईलाइट, फिर यहाँ पर ये दिक्कत है, ये नहीं होगा। द क्रिटिसिज्म ऑफ एज बेस्ड एसेस बैन्स बाई ऑस्ट्रेलियन चाइल्ड राइट्स, यहाँ तक तो सही है। स्कॉलर हाईलाइट, ये भी सही है। कंसर्न्स रिगार्डिंग पैसिव एंगेजमेंट, स्ट्रक्चरल बाईपासेस एंड द लैक ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस। एम्पेरिकल एविडेंस मतलब समझ रहे हो, जो एक्सपेरिमेंट वाले एविडेंस होते हैं। तो ये भी सही लग रहा है। मुझे लगता है कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये दोनों ही दिख रहे हैं सही। ठीक है, किसी को ही मान लो, कुछ हो सकता है किसी में कुछ और प्रॉब्लम होगी, मगर मुझे तो बी सी दोनों, बी और डी दोनों ही एक ही जैसे लग रहे हैं। कहीं दिक्कत दिख ही नहीं रही है। कहीं दिक्कत दिख रही है तो बताना कमेंट में। ठीक है, मेरे हिसाब से दोनों ही सही हैं। ये हमारा आज का क्लोज टेस्ट। ठीक है, एक बार पढ़ के देखो, फिर स्टार्ट करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, कह रहा है कि ऐसे इंस्टीट्यूट जिनका नेशनल इम्पोर्टेंस है, जिसमें IITs और IIM है, डैश पुश बैक अगेंस्ट द सेंट्रल विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, जिन्होंने एक तरीके से सेंटर का विरोध किया है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल के लिए, जो कि 2025 का है। आस्किंग टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मैनी प्रोविजंस ऑफ द बिल, और एक तरीके से उन्होंने सरकार से छूट मांगी है जिसमें उन प्रावधानों से जो कि इस बिल में है, दैट डैश टू डैश इंडियाज हायर एजुकेशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। और ये जो बिल है वो भारत का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, जो रेगुलेटरी, ये जो रूल्स पुराने वाले हैं उसको एक तरीके से चेंज करने के लिए आया है। दीज इंस्टीट्यूट्स, कह रहा है जितने भी ये इंस्टीट्यूट्स हैं अलॉन्ग विद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हैव साइटेड द नीड टू प्रोटेक्ट इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी। उन्होंने तो एक तरीके से गुहार लगाई है कि इन इंस्टीट्यूशन की जो भी आज़ादी है उसको बचाया जाए। फ्लैगिंग कॉन्ट्राडिक्शन इन द बिल, और उन्होंने एक तरीके से यही कहा है कि बिल में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, मतलब आपस में ही जो चीज़ें हैं उसमें मेल नहीं खा रही हैं। एंड क्रिटिसाइजिंग एस्पेक्ट सच एज प्रोविजन फॉर सेंट्रलाइजेशन, और ऐसे पहलुओं को क्रिटिसाइज किया है जो जिसमें जैसे कि प्रावधान है सेंट्रलाइजेशन का, मतलब अब कहीं ना कहीं केंद्र का कंट्रोल होगा इन सारे इंस्टीट्यूट्स के ऊपर। द बिल इज डैश रिव्यू बाय अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, कह रहा है कि ये जो बिल है जो कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंतर्गत रिव्यू हो रहा है, जिसको हेड कर रहे हैं बीजेपी के MP डी पुरंदेश्वरी। Submissions to the JPC show that the NDA ruled states of Andhra Pradesh, मेघालय एंड मध्य प्रदेश हैव ऑब्जेक्टेड टू द सेंट्रलाइजिंग प्रोविजंस। कह रहा है कि जितनी भी रिक्वेस्ट या फिर जो भी एक तरीके से राइटिंग में एक तरीके से रिक्वेस्ट की गई है JPC से, उसमें ये दर्शाता है कि जितने भी NDA मतलब BJP रूल्ड स्टेट्स हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो गए, मेघालय हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उन्होंने ये जो केंद्र सरकार वाला जो प्रावधान है बिल में, उसका एक तरीके से ऑब्जेक्ट किया है, उसको इसमें विरोध किया है। द बिल प्रपोजेज अ स्ट्रक्चरल ओवरऑल ऑफ हायर एजुकेशन इन द कंट्री बाय रिपीलिंग द स्टैट्यूटरी एक्ट्स गवर्निंग द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। कह रहा है कि इस बिल ने एक तरीके से प्रपोज किया है कि पूरी तरीके से एक मेजर चेंज लाया जाए भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम में, और जो एक तरीके से पुराना कानून था, है ना, स्टैट्यूटरी एक्ट मतलब पुराने जो कानून थे जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को कंट्रोल कर रहे थे, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को कंट्रोल कर रहे थे, और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को कंट्रोल कर रहे थे, उसको एक तरीके से हटाया जाए। एंड रिप्लेसिंग दम, और इन सब चीज़ों को मतलब उन जो पुराने कानून थे उनको किससे रिप्लेस किया जाए, एक सिंगल बॉडी से जिसका नाम होगा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, जिसमें एक रेगुलेटरी काउंसिल भी होगी, एक्रेडिटेशन भी काउंसिल भी होगी, और स्टैंडर्ड काउंसिल भी होगी उसके अंतर्गत। रेगुलेटरी मतलब जो नए नए नियम बनाएगी, एक्रेडिटेशन मतलब होता है कि जो सारे कॉलेज उनके सारे स्टैंडर्ड को चेक करेगी, और स्टैंडर्ड काउंसिल जो होगी वो शिक्षा के मानक को तय करेगी। ठीक है, चलो फिल करो अब। इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इंक्लूडिंग IITs एंड IIM क्या होना चाहिए, हैज़, हैव, आर। इन्होंने क्या किया, एक तरीके से सेंटर की जो विकसित भारत वाला बिल है उसके खिलाफ एक तरीके से विरोध जताया है। ठीक है, हैज़ तो होगा नहीं भाई, इंस्टीट्यूट्स है।
हैव हो सकता है, आर कुछ लोग कहेंगे सर आर भी हो सकता है, ठीक है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हैड होगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। आर क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे पैसिव सेंस नहीं है, एक्टिव सेंस है। वो इंस्टीट्यूट्स विरोध जता रहे हैं, ऐसा नहीं है उनके ऊपर विरोध जताया जा रहा है, ठीक है। तो आर भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? हैव होगा। ये देखो बिल है, ठीक है। ये क्या हुआ? बिल के बाद कोई नाउन होता है, उसके बाद जब भी दैट आ जाता है, विच आ जाता है, हु आ जाता है, हुम आ जाता है, ये सब क्या होते हैं? सभी रिलेटिव क्लॉज होते हैं। इस रिलेटिव क्लॉज में जो जिसके लिए वो आ रहा होता है उस नाउन के हिसाब से वर्ब लगती है। तो यहाँ पे बिल क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर नाउन लगनी चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? इंटेंड नहीं होगा, इंटेंडेड नहीं, इंटेंट्स होगा, ठीक है। आप कोई बोल मत देना कि भाई इंटेंडेड से हो सकता है, पास्ट में नहीं चल रहा है ना, प्रेजेंट की बात हो रही है। टू लगा हुआ है यहाँ पे, क्या होना चाहिए? प्रिजर्व करेंगे, इंडिया के हायर एजुकेशन को प्रिजर्व करेंगे। क्या ये कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स है या फिर कोई हिस्टोरिकल क्या कहते हैं मोनूमेंट है जिसको प्रिजर्व करेंगे? ओवरहॉल करेंगे, पूरी तरीके से चेंज करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे। अभी क्या, अभी तक क्या बना नहीं है हमारे देश में? नहीं। रिपेयर करेंगे, सुधारेंगे। भाई सुधारे से अच्छा तो है पूरा, एक क्या बोला था उसने, एक मेजर चेंज आएगा। ओवरहॉल मतलब पूरी तरीके से सिस्टम ही बदल दिया जा रहा है पूरा। तो यहाँ पे बेस्ट क्या होगा? ओवरहॉल होगा, ठीक है। तो बी होगा। द बिल इज डैश रिव्यू। बिल जो है वो रिव्यू के अंदर है, क्या होना चाहिए? इन रिव्यू। इन आई लिव इन कहाँ कहाँ नहीं। फॉर द बिल, अगर ऐसे में बोलता द बिल हैज़ बिन सेंट फॉर रिव्यू, तब तो ठीक था। द बिल इज अंडर रिव्यू, मैंने पहले ही कहा था कि पढ़ के ही लग रहा है यहाँ पे क्या आएगा। द बिल इज ऑन रिव्यू, रिव्यू के ऊपर है, नहीं। सी हमारा आंसर है, ठीक है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एंड रिप्लेसिंग देम विद अ सिंगल डैश बॉडी कॉल्ड द विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। क्या होगा? सुप्रीम, एपेक्स, प्राइमरी, सेंट्रल। सेंट्रल बॉडी तो नहीं होना चाहिए भाई। सारे रूलों को खत्म करके एक सिंगल बॉडी लाने की बात की जा रही है। प्राइमरी नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं। एपेक्स, एपेक्स क्या होता है? सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा मतलब जब भी कोई चीज़ होती है तो एपेक्स यहाँ पे आता है। सुप्रीम भी कुछ बोलेंगे सर, सुप्रीम भी सब होता है, सुप्रीम लीडर, सुप्रीम कोर्ट होता है। जब बॉडी यूज़ करते हैं तो कितनी बार आप लोगों ने पढ़ा होगा एपेक्स बॉडी, एपेक्स बॉडी, है ना। तो एपेक्स बॉडी क्या मतलब? उस मामले की सबसे ऊंची संस्था। तो यहाँ पर ये जो एजुकेशन के कानून है उसकी सबसे ऊंची संस्था क्या होगी? एपेक्स बॉडी होगी। एपेक्स बॉडी क्या नाम है उसका? विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विद रेगुलेटरी एंड एग्रीगेशन एंड स्टैंडर्ड काउंसिल, ठीक है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। ये है पहला नंबर, एक बार खुद से ट्राई करो, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तब तक मैं ऑप्शन को कॉपी करता हूँ, आप लोग ट्राई करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इट वुड डू, इट किसके लिए आ गया? इट से स्टार्ट नहीं करेंगे और ऑप्शन भी नहीं है, ठीक। इवन एज द टेम्पटेशन ऑफ विनिंग मेडल्स एंड कैश अवार्ड्स विल कंटिन्यू टू टेस्ट एथलीट्स एंड ऑनेस्टी प्रायर टू बिग इवेंट्स। कह रहा है कि जबकि ये जो विनिंग मतलब मेडल जीतने का जो टेम्पटेशन होता है, एक तरीके से लालच होता है, इच्छा होती है, और कैश अवार्ड जीने की जो इच्छा होती है, वो लगातार एथलीट्स की जो ऑनेस्टी है उसको चेक करता रहेगा बिग इवेंट से पहले। स्ट्रिक्टर एंटी डोपिंग मेजर्स विल सेव द कंट्री फर्दर एम्बेरसमेंट। और अगर हमारे यहाँ एंटी डोपिंग के जो स्टेप्स हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे, है ना, स्ट्रिक्ट होंगे, तो भारत के और भी जो कंट्रीज होते हैं उनको एम्बेरसमेंट से बचाने में हम कामयाब रहेंगे। मान लो किसी बड़े इवेंट में जाके कोई डोपिंग के लिए पाया जाता है तो उस देश की बदनामी होती है। एंड हेल्प क्रिएट अ मच नीडेड इन्वायरमेंट फॉर क्लीन कॉम्पिटिशन। कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, क्या बात हो गई अचानक से बोल दिया भाई जिसको लालसा है मेडल की, कैश अवार्ड की, वो उसकी ऑनेस्टी चेक होगी एक बड़े इवेंट से पहले, और इसीलिए हमको एक एंटी डोपिंग का स्ट्रिक्ट रूल्स की आवश्यकता है ताकि कंट्री को फर्दर एम्बेरसमेंट से बचाया जा सके। The National Anti-Doping Agency is understood to have been focusing on athletics as far as testing is concerned in the run-up to mega event this year। कह रहा है कि ऐसा माना जा रहा है कि जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है वो उसका ज़्यादा फोकस होगा एथलेटिक्स में, जहाँ तक बात करते हैं हम टेस्टिंग की, और किसी भी मेगा इवेंट्स में जाने से पहले इस साल, ठीक है। अच्छा लगा ये थोड़ा सा कि यहाँ पे नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की बात हुई, और ऐसा माना जा रहा है कि ये फोकस, इनका फोकस जो है वो किस में है? एथलेटिक्स के ऊपर है, क्योंकि ज़्यादातर जो एंटी डोपिंग या डोपिंग के मामले होते हैं वो एथलेटिक्स में ही होते हैं, ठीक है।
Scores of athletes across different sports, with athletics leading the chart. Testing positive for banned substances has brought India the dubious distinction of being number one in this field for 3 consecutive years. कह रहा है कि बहुत से ऐसे एथलीट्स हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में, और उसमें सबसे ज़्यादा जो कौन सा स्पोर्ट टॉप कर रहा है चार्ट में वो एथलेटिक्स है, जिसमें बहुत से बैंड सब्सटेंस जो कि नहीं लेना चाहिए एथलेटिक्स को, उनमें वो टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट पाया गया है। कह रहा है कि एक तरीके से भारत को एक ऐसी मतलब इमेज डिस्टिंक्शन, मतलब एक ऐसी विशेषता मिल गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब है, डूबियस है, डाउटफुल है, नंबर 1, और हम लगातार 3 साल से बने हुए हैं। मतलब हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा डोपिंग के केस आते हैं। मतलब लोग क्या चाहते हैं ना, हमारे यहाँ लोग मेडल नहीं जीतना चाहते हैं, वो गेम खेलते हैं नौकरियों के लिए। आज जब कोई देश नौकरियों के लिए गेम खेलेगा ना, तो वहाँ पे बस यही सब चलता है कि किसी तरीके से नेशनल में नंबर 1 हो जाओ, फिर यहाँ पे आएंगे किसी में कहीं एसपी बन जाएंगे, कहीं क्या कहते हैं डीएसपी बन जाएंगे, या फिर बिना पेपर दिए एग्ज़ाम क्लियर किए हम क्या कहते हैं एसएससी सीजीएल की कोई हाई पोस्ट मिल जाएगी। तो यही सब होता है। हमारे यहाँ लोग खेलते हैं नौकरियों के लिए, 90% की बात कर रहा हूँ, 10% के लिए, इसीलिए हमारा 1, 2, 4, 5 मेडल आते हैं। ऐसा नहीं है कि फैसिलिटीज़ नहीं है, लोगों की भी इच्छा नहीं है। तो ये भी अच्छा लगा कि यहाँ पर एक समस्या आई कि यहाँ पे स्कोर्स ऑफ एथलीट जो है एथलीट्स वो काफ़ी ज़्यादा पकड़े गए। उसके बाद नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने ऐसा समझा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने चार्ट में टॉप किया है एथलेटिक्स ने, इसलिए इनकी नज़र सबसे ज़्यादा एथलेटिक्स में। समझ में आया ना, थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा। ऐसे 4th वाला ना लगता है, ऐसा लगता है 3 वाला है, 3 वाला है, दिमाग कहता 3 वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाडा की बात हुई है। मगर नाडा ने फोकस क्यों किया एथलेटिक्स के ऊपर? क्योंकि जब यहाँ पे टेस्टिंग हुई तो सबसे ज़्यादा जो ऊपर था ना वो हमारे यहाँ एथलेटिक्स था, इसलिए नाडा ने कहा कि भाई इस बार तुम लोग को हम छोड़ेंगे नहीं। तो 4th स्टार्टिंग करेंगे, उसके बाद हमारा 3 होगा। कह रहा है इट वुड डू वेल टू स्टे विजिलेंट एंड हंट डाउन एरिंग एथलीट्स एंड स्पोर्ट स्टाफ इन ऑर्डर टू डिटर देम फ्रॉम टेकिंग शॉर्टकट टू सक्सेस। कह रहा है कि इस नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी को एक तरीके से सतर्क रहना चाहिए, विजिलेंट रहना चाहिए, और ये जो एथलीट्स हैं जो कि एक तरीके से रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, बेईमानी करते हैं, उनको पकड़ना चाहिए, और ये जो सपोर्ट स्टाफ है उनको भी, ताकि इनको एक तरीके से शॉर्टकट लेने से रोका जा सके। तो 4-3-1 और उसके बाद ये आ रहा है इवन एज द टेम्पटेशन ऑफ विनिंग मेडल्स। ये पूरा इन्होंने कंक्लूड किया। तो 4-3-1 जो है हमारा 1-2 आंसर होगा। 4-3-1-2 सी। इसको देखते हैं, छोटा सा है, खुद करो। दिस तो नहीं होना चाहिए, 1 वाला ऑप्शन गया। इंडिया हैज़ रिसेंटली अंडरगॉन अ रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा बहुत बार पढ़ा है मैंने कि भारत जो है वो बहुत ही बड़े एक तो वहाँ पे चेंज हुआ है। ठीक है, हो सकता है ये भी। 3 या 4 अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक ग्लोबल फिंडेक्स अकाउंट ओनरशिप अमंग एडल्ट हैज़ राइजन फ्रॉम 56% to 89% इन 10 ईयर्स। ठीक है, ये भी एक अच्छा सेंटेंस है ओपन करने के लिए ना, कि जो वर्ल्ड बैंक की जो ग्लोबल फिंडेक्स है उसके अनुसार दुनिया भर में लिखा हुआ है, उसमें लिखा है जो अमंग एडल्ट्स हैं उनकी जो अकाउंट ओनरशिप है, मतलब उनके जितने अकाउंट है वो कितने से 10 साल में कितना हो गया, 56 से 89% हो गया। और वहाँ पे 3rd में कह रहा है इंडिया हैज़ रिसेंटली अंडरगॉन अ रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन। ये लाइन कहाँ सेट करें, समझ में नहीं आ रहा है। चलो दूसरी देखते हैं। पहले 4th के बाद कह रहा है 1 कह रहा है दिस प्रोग्रेस, ये जो प्रोग्रेस हुई है 56 से 89% इन एसेस इज इम्प्रेसिव। जो मतलब इम्प्रेसिव, ये जो अकाउंट का एसेस इन लोग सबको मिला है वो काफ़ी बढ़िया है। एंड इट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डू मोर टू सपोर्ट पीपल्स फाइनेंशियल हेल्थ। और इस वजह से एक अवसर पैदा होता है कि सरकारें जो है वो लोगों की मदद कर सकती हैं फाइनेंशियल हेल्थ में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4-1 तो पेयर है, क्योंकि ये जो प्रोग्रेस हुई है सीधे यहाँ पे उसने बताया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करके दिस प्रोग्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे 4-1 तो दिख रहा है हमें। 4-1 जहाँ भी पेयर दिखे उनको ज़्यादा हमें देखना होगा, ये हटाओ ये हटाओ। 3-4-1-2 और 4-1-3-2। अब यहाँ पे अगर हम 3 ले आए, इंडिया हैज़ रिसेंटली अंडरगॉन अ रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये क्या बात आ गई यहाँ पर? अभी अचानक से हम लोग वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे थे, उसकी डेटा की बात कर रहे थे, उस प्रोग्रेस की बात कर रहे थे। अब अचानक से किसी ने बोल दिया आकर, अरे भारत में ना बहुत तगड़ा चेंज आया है, बहुत तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। अब दिमाग ये जाना चाहिए कि ये जो डेटा दिया हुआ है ये वर्ल्ड का तो दिया नहीं है। अब वर्ल्ड बैंक है, कुछ लोग सोचेंगे ये वर्ल्ड का डेटा है, मगर कहाँ बोला उसने वर्ल्ड का डेटा? इसका मतलब कि यहाँ पे 3 में अगर हम रख दें
इंडिया ने काफ़ी रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। वो क्या हुआ है कि 10 साल में 56 से 89% हो गया है। पूरी गुत्थी सुलझ गई ना। तो 3142 होना चाहिए, बी हमारा आंसर है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी। वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।